वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को FM सेहत ज़िंदगी से। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। सामिन मोहतरम और देखने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आपको बताते चलें कि जैसा आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड थायराइड वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी तनाजुर में FM सेहत ज़िंदगी भी आपके लिए लेके आया है प्रोग्राम, और ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पे थायराइड जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक कसीर तादाद है जो उसका शिकार है और शिकार होती रहती है। सो इसीलिए इस हवाले से आज हमने अपने एक्सपर्ट डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर, आप सब जानते हैं उनको, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप MBBS AIMC FCPS मेडिसिन सर्टिफाइड diabetology and specialist in diabetes, thyroid and endocrine diseases. Sir, very warm welcome and अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। बड़ा इंपॉर्टेंट एक मौजू है और हमारी पाकिस्तान की कसीर तादाद इसका शिकार है। अच्छा सर, पहले बताइए कि थायराइड जो है ज़्यादातर मर्दों को होता है कि ख़वातीन को होता है? ख़वातीन को ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट टाइप्स हैं, हमें बताइए कि पहले कि जो हाइपर और हाइपो में क्या डिफरेंस है? थायराइड फरहान इस्तर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया है इस हवाले से FMC ज़िंदगी से मुखातिब होने का। और इसका जो कि बहुत वसी स्कोप है, बहुत लोग इसको देखते हैं और हेल्थ के हवाले से बहुत एक अहम एडिशन है। थैंक यू सर। तो जो बात करें, अगर हम थायराइड डिजीज़ की बात करें तो थायराइड की बीमारियाँ हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। 2 ऐसी बीमारियाँ जिसमें केमिकली हाइपर या हाइपोथायराइड हो सकता है पेशेंट को, और तीसरी बीमारी है कि लोगों को थायराइड में कोई गिल्टी निकल आती है जिसको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। ठीक है। या उसको अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको गलड़ भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 बीमारी है। इनमें से जो हाइपर है वो बेसिकली आपके हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं। हार्मोन ज़्यादा बन, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया तो इसको हम हाइपर कह देते हैं, और थायराइड हार्मोन जब कम हो जाते हैं तो उसको हम हाइपो कह देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, हाइपर में सारी इलामात भी हाइपर वाली हैं और हाइपो में लामात हाइपो वाली है। हाइपर की लामात ऐसे होती हैं कि आप अपनी जॉब प्लेस पे भी हाइपर हो रहे हैं। अच्छा, एंजाइटी का शिकार हैं आप। ठीक। आप अग्रेसिव हैं, आप लोगों से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और साथ में आपको गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है। यानी अभी हम अगर बाहर बैठे हैं यहाँ पे और हम कंफर्टेबल हैं, और अगर हमारे एक कोलीग यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो कि उसको गर्मी लग रही हो, तो इसका मतलब है ये चांस है कि उसको हाइपर थायराइड हो सकता है। ठीक है। इसी तरह हाइपर थायराइड एनर्जेटिक होते हैं, वो उनका हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, हार्ट बीट की पेल्पिटेशन का शिकार होते हैं। सम टाइम उनका रिदम इरेगुलर भी हो जाता है इसी एफर्ट में। सिमिलरली उनको मोशन लगे रहते हैं, पेट खराब रहता है। अच्छा। वो भी हाइपर हो जाता है, इंटेस्टाइन भी उनका। ठीक है। फिर आ जाते हैं कि उनकी जो आपकी जो लिवर फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका खाना पीना ठीक होता है, लेकिन खाना पीना ठीक होता है, हजम भी हो जाता है, लेकिन वेट लूज होता है। ओके। अब यानी वेट कम होना लेकिन डाइट ठीक होना। ठीक। आप खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, लेकिन आपको लग नहीं रहा, आपका वेट कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। सो रैपिड वेट लॉस हो रहा होता है थायराइड के पेशेंट्स में। तो वेट लॉस इन प्रेजेंस ऑफ गुड एपेटाइट। अच्छा। और जब उनके हाथ आप मिलाएंगे तो उनका हाथ जो है वो गर्म होगा, वेट होगा। ठीक है, वेट और वार्म। ठीक है। वेट और वार्म है। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हाइपर थायराइड की निशानी है। बिल्कुल ठीक। अब इसके मुकाबले में जो हाइपोथायराइड है वो इतना ही सुस्त है, जहाँ प्लेस में भी सुस्त है। अच्छा। हर वक्त फटीग्ड है, एनर्जी लेवल उसका कम है, स्लीप उसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। नॉर्मल लोगों के मुकाबले में ज्यादा सोना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एंड खाना पीना उनका वही रहता है, लेकिन वेट गेन होता है। अच्छा, खाना पीना भी उनका ठीक रहता है, लेकिन वेट गेन। ठीक है, ऑपोजिट चल रहे होते हैं। ठीक है, वेट कम हो रहा होता है, वेट ज्यादा हो रहा है। अब उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। ठीक है। और अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें मिसकैरेज की रेशो ज्यादा होगी। अच्छा। तो ये सारी लामात जो है हाइपोथायराइड की। तो हाइपोथायराइड एक सुस्त इंसान है जो ओवरवेट हो रहा है, और हाइपरथायराइड एक बहुत एनर्जेटिक है जिसका वेट लूज हो रहा है। अच्छा सर, खवातीन की आपने बात की, और जैसे आपने बताया कि खवातीन के अंदर ज़्यादातर तादाद है थायराइड की। जो प्रेगनेंसी में होती हैं खवातीन, उनके लिए कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप मना करते हैं? काफ़ी अच्छे तादाद जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो जब प्रेगनेंसी होती है तो आमतौर पर दवाई छोड़ के खवातीन आ जाती हैं। मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो थायरोनाम
या थायरॉक्सिन या ये जो मेडिकेशंस हैं जो हाइपोथायराइड में यूज़ होती हैं, इनको आपने ना सिर्फ प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखना है बल्कि इनकी डोज को सैटरडे और संडे को डबल कर लेना है। अच्छा, जब तक कि आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करते। ओके। यानी अगर दरमियान में एक तो ये कि प्लान्ड प्रेगनेंसी करें, ठीक है, आप अपना TSH नॉर्मल करके थर्ड फंक्शन फिर आप प्रेगनेंसी करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ और रब्ता नहीं हुआ तो आप अपनी डोज को जब तक आपका रब्ता नहीं होता कंसल्टेंट से, आप सैटरडे संडे को हफ्ते में 2 दिन अपनी डोज को डबल कर लें। ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है थायरॉक्सिन की या ये जो टैबलेट लेते हैं उसकी, थायराइड की, लीवोथैरेक्सिन की, इसकी डोज की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, और ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से वीक्स होते हैं? पहले 10 वीक्स, ठीक। और प्रेगनेंसी होते, टेस्ट होते 4-5 वीक्स वैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को खुद ही इसको जज करना है और खुद इसकी डोज को एस्केलेट करके फिर फौरी अपना टेस्ट करवा के डॉक्टर से रब्ता करना। अच्छा सर, टाइम विंडो थोड़ी है। इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब प्रेगनेंसी में होते हैं आप ज़्यादा जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से। हाँ बिल्कुल। तो गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली रेफर कर देते हैं कंसल्टेंट के पास, बिल्कुल, लेकिन समटाइम नहीं भी करते। हाँ। वो खुद ही कहते हैं जी आप बस ये मेडिसिन और ये डोज सेट कर लें। वो कितना हार्मफुल होता है? मैं समझता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए अनलेस वो बहुत ज़्यादा खुद भी इसमें अपनी एक एक्सपर्टीज रखती हो। ठीक है। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हैं चीज़ों को, और ये इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी बात है। अगर उनकी अच्छी तालीम है, वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, जैसे हम किसी गांव की बात कर लेते हैं ऐसे, अब हम यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ से बात कर रहे हैं, किसी हम गांव की BHU की बात कर लेते हैं, वहाँ तो हर वक्त एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं बैठा तो वहाँ का जो GP है या वहाँ पे जो गायनी की GP प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो थायराइड के हवाले से अपना नॉलेज अपडेट करती रहे। ठीक है। और डोज को एडजस्ट कर लें ताकि जो थायराइड के फंक्शंस हैं वो सही रहे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको बताऊं फरहान, नॉर्मल हालात में से नॉर्मल एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी हो गई, उसके थायराइड फंक्शन हाइपर हो जाएंगे। अच्छा, ये होंगे ये होना जरूरी है। अच्छा, होना जरूरी है, ठीक। बच्चे की सेहत के लिए कुदरत का, यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी अब माइल्ड हाइपर थायराइड स्टेट है। तो अगर आप बाहर से उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसको एडजस्ट इस तरह से करना होता है कि वो अपर नॉर्मल पे हर चीज आ जाए। सर वो बच्चे के लिए बेहतर है। वो तो उस सूरत होगा कि आप टेस्ट करवा रहे हैं, और उस टेस्ट के अंदर आपका ये रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट कराना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट, द मोमेंट आप प्रेगनेंसी आपको पता लगी आप जाके टेस्ट करवाएं। ठीक है। और उस विंडो पीरियड में अगर 1 वीक गुजर जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट है या लेट है सारी अपॉइंटमेंट्स, तो आप अपनी डोज को डबल कर लें 2 दिन के लिए। अच्छा, सैटरडे संडे को डबल कर ये हम पेशेंट को एजुकेट करके ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इन केस अगर मेडिसिन मिस हो जाती है, मैं शहरों की भी बात करूँगा, यहाँ पे भी कुछ मसरूफियत होती है, 2-4-5 दिन खवातीन नहीं खाती, तो उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, फिर क्या करें? वो उनका TSH फिर बढ़ जाता है ना। अच्छा, बढ़ जाता है, ये उनकी हाइपोथायराइडिज्म वर्स हो जाता है। असूली तौर पे आपको टैबलेट अपनी नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। सुबह उठते पहला काम ये करें कि नाश्ते से 1 घंटा पहले अपनी टैबलेट लें। हाइपोथायराइड मरीजों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले ले ली, नाश्ते में कोशिश करें कि आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स ना लें। आयरन और कैल्शियम, ठीक। जैसे लोग CSE टाइप इस तरह की चीजें ले रहे होते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स, तो अगर वो लेंगे तो उससे ये होता है कि उनकी जो थायरॉक्स जो उनकी डोज है उसकी अब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आप बाद में ले सकते हैं, लंच के बाद या डिनर के बाद ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नाश्ते में ना लें, यानी उसको आपने मैनेज करना। अब आपने सुबह नई डोज ली, मिस हो गई, रात जब आप सोने लगते हैं खाने के 2-3 घंटे बाद पेट खाली हो गए, जब आप उस वक्त खा के सो जाए। ठीक है, ठीक है। और अगले दिन अपनी रूटीन की डोज ले लें। ठीक है। एक वे ये है, एक वे ये भी है कि अगले दिन 2 डोजेज ले लें। ठीक है। लेकिन आप टोटल मिसिंग ना करें, उससे आपके थायराइड फंक्शन पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये रेडियो एक्टिव जो आयोडीन लेने का इसका तरीका कार क्या है? अच्छा, अब ये हाइपर थायराइड पेशेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हाइपो की हम बात नहीं कर रहे। ऐसे लोग जिनके हाइपर थायराइडिज्म है, सबसे पहले उनको चाहिए कि अपना डायग्नोसिस करवाएं। ठीक है। कि मुझे 4 बीमारियां हैं इसमें। एक बीमारी को हम कहते हैं ग्रेव डिजीज। ठीक है। इसमें लोगों की आंखें भी बाहर को निकल आती हैं। बिल्कुल निकल आती हैं। अक्सर मरीज आपने देखे होंगे जो, अगर आप जाते रहते हैं जी बिल्कुल करते हैं, तो अगर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये वो ग्रेव डिजीज वाले मरीज होते हैं। ऐसे मरीज होते हैं जिनको निड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल मल्टी नोडल गाइटर बना होता है। हाँ जी। ऐसे मरीज होते हैं जिनको सिंगल निड्यूल होता है, और ऐसे मरीज होते हैं जिनको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उनको जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन हुई है,
वो 6 हफ्ते में या 6 महीने में ठीक हो जानी है। ठीक तो ये भी है, आपको कैटेगरी पहले बनानी है। हाइपरथायराइडिज्म में सबसे पहले डायग्नोसिस करना है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर एक की ट्रीटमेंट फर्क है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रेव होती है जिसमें आंखों की बीमारी भी हो जाती है 30% लोगों को, इसमें एक इलाज है, तरीकाकार है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन से आप हाइपरथायराइड जो आपका हार्मोन है, हाइपरथायराइडिज्म है, उसको आप खत्म कर देते हैं और उसको हाइपो में कन्वर्ट कर देते हैं एक तरह से। अच्छा, अच्छा। एक तरह से आपने थायराइड जो ओवर एक्टिव है उसको केमिकली जला दी है। सो थ्रू मेडिसिन? थ्रू मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन ही है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बहुत से लोगों को मिस है, जैसे आपने डायबिटीज में देखा होगा लोगों को इंसुलिन के बारे में कंसर्न रहते हैं, इसलिए जब किसी को कहते हैं जाओ भाई रेडियो एक्टिव आयोडीन पियो, और हम कहते हैं जाए भाई ये इनमोल से पी लें, वो समझते हैं इनमोल तो कैंसर का अस्पताल है, मुझे कहाँ भेज रहे हैं जी। तो उनको समझाने की जरूरत है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आपको पिला रहे हैं ये स्मॉल डोज है, ये सिर्फ थायराइड को खत्म करने के लिए, हाइपरथायराइडिज्म को, और ये क्योर है। ठीक है, ठीक है। अगर 1.5 साल में मरीज ठीक नहीं हुआ दवाइयों के साथ, अब उसको परमानेंट क्योर भी तो करना है ना। बिल्कुल करना है। तो उसको फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन हम ऑफर कर देंगे। इसका तरीका ये होता है, वो हॉस्पिटल में मरीज जाता है, इनमोल या इस तरह के जो रेडिएशन के सेंटर्स हैं, जो ये न्यूक्लियर मेडिसिन के सेंटर्स हैं, वहाँ हर एक भी नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल। मेयो हॉस्पिटल में सैनम है, आपका जो है ये मुल्तान में भी एक है इसी तरह का न्यूक्लियर मेडिसिन का सेंटर, पीनम भी है, गुजरावाला जीनम भी है, जीनम भी है। ये सारे जैसे जैसे सेंटर्स हैं पंजाब ये बने हुए। ठीक है, आप वहाँ चले गए, वहाँ आपको एक जार में उसकी डोज निकाल के, रेडियो फार्मेसी होती है एक, जिस तरह आपकी दवाइयों की फार्मेसी होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन की भी फार्मेसी होती है। अच्छा, तो रेडियो फार्मेसी से आपकी डोज कैलकुलेट हो गई, आपको वो डोज मिल जाएगी, आपने बस पी के आ जानी है। ठीक है, कोई लंबा काम नहीं, बस ये है कि आपको 7 डेज के लिए छोटे बच्चों से दूर रहना है। अच्छा, ताकि आपके सांस में वो निकल रही होगी ना, तो वो बच्चों पर उसका असर न पड़ जाए। एक, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है, हामला खवातीन, वो ये दवाई नहीं पी सकती। अच्छा, नहीं पी सकती। दवाई पीने के 6 महीने बाद तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, बहुत ठीक हो गया। ठीक है ना, ठीक हो। तो ना जो माँ बन सकते हैं ना बाप बन सकते हैं, मतलब 6 महीने के लिए ये पाबंदी है। ठीक है, अगर पेशेंट कोई ये इस पाबंदी को मान सकता है, कर सकता है मैनेज, तो उसको ये दवाई ऑफर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पीने के बाद आमतौर पे 6 महीने में थायराइड फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब आपको बाहर से लीवोथैरेक्सिन लेनी पड़ेगी, जो इसका ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइडिज्म का। तो एक तरह से आपने हाइपर को हाइपो में कन्वर्ट कर लिया। अब आप पूछेंगे कि भाई हाइपर में भी दवाइयाँ खानी है जी, उसमें भी खानी है, हाइपो में भी खानी है, तो हाइपो में तो सारी उम्र खानी है। तो मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि जो हाइपर की दवाइयाँ हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाइपर की दवाइयाँ प्रेगनेंसी में हर एक दवाई उसकी नहीं ले सकते, उनके मसाइल होते हैं। हाइपर की दवाइयों की डोज एडजस्टमेंट मंथली करनी पड़ती है। ठीक है, और डॉक्टर की कंसल्टेंसी और डॉक्टर, और उनमें अंदर WBC काम हो सकते हैं किसी स्टेज पे भी। अच्छा, WBC काम होने का मतलब है बोन मैरो में प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब इन्फेक्शन हो जाएंगी, साइड इफेक्ट्स। इसलिए इनको लॉन्ग टर्म लेने से बेहतर होता है समटाइम कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लें। एलर्जी भी करती हैं, तो ये जो लीवोथैरेक्सिन है ये सेफ है। अच्छा, उठ के बाद सुबह टैबलेट खानी है, नाश्ते से पहले। भाई नाश्ता भी तो आप करते हैं ना, तो एक टैबलेट खा लें 30 मिनट पहले। अब बस इतनी सारी बात है, इतना सा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ये जेनेटिक्स में ट्रांसफर होता है? सपोज फैमिली में है तो आगे बच्चों में ये एक एंटीबॉडीज होती है, उनको कहते हैं एंटी TPO एंटीबॉडीज। ठीक है, आप देखेंगे जो जितने पेशेंट जो हमारे हाइपोथायराइड के आते हैं, इनमें एंटी TPO एंटीबॉडीज आमतौर पे पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी यूजुअली फिर जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही होती है, तो फैमिली हिस्ट्री होती है पहले, तो फिर आगे बच्चों में भी हो सकती है। ठीक है, मतलब चांसेस हैं, चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंटीबॉडी भी। अच्छा, इसकी क्योर क्या है? अगर सपोज आपकी फैमिली में आ गया या है तो कोई है क्योर कि ये बस होनी नहीं? एंटीबॉडीज का तो ऐसा अच्छा भी क्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अर्ज करता चलो जो हाइपरथायराइड पेशेंट्स हैं उनमें से कुछ सबसेट्स ऐसे हैं जो 2 साल में रिमिशन में चले जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं, और फिर वो कई साल बिल्कुल ठीक रहते हैं। हो सकता फिर दोबारा जब वो नानी दादी पेशेंट बन जाए तो हो सकता दोबारा हो जाए। अच्छा लेकिन आमतौर पे ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, एक तो दूसरी जो बात क्योर की बात है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म वायरल डिजीज हुआ, वो भी ठीक हो जाएगा 6 महीने में। ठीक है। अच्छा, हाइपोथायराइड कभी कभी ट्रांजिएंट होता है, खासतौर पे जब बर्थ होती है बच्चे की, तो पोस्टमार्टम ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के लिए हो।
तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कई कुछ वैरायटीज ऐसी भी हैं जो ठीक हो जाती हैं। ये आपके फिजिशियन ने डिसाइड करना है कि किस में परमानेंट दवाई चल रही है और किस में ट्रांजिट चल रही है। अच्छा सर, अगर थायराइड की कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके टेस्ट में कुछ आ गया है, हाँ जी, और आप मेडिसिन पे चले जाते हैं, सपोज प्रेगनेंसी होती है उसके बाद, तो उसके कितनी देर के बाद आपको टेस्ट करवाने की और बार बार टेस्ट कराने की जरूरत है और ठीक हो जाता है क्या ये? नॉन प्रेग्नेंट में पहले हम जो दवाई शुरू करते हैं ना थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म की, तो हम 6 वीक्स पे टेस्ट करते हैं। ठीक है। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मंथली करते हैं। अच्छा, उसमें मंथली करते हैं, ठीक, ताकि डोज एडजस्ट करते हैं। टेस्ट भी मंथली करते हैं? टेस्ट भी मंथली करते हैं और सिंगल टेस्ट किया जा सकता है, उसको हम TSH कहते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ लोगों के लिए भी रहनुमाई कर दूं कि लोग बेसिकली जाके TSH, T4, T3, फ्री T4, फ्री T3 सारे करवा के आ जाते हैं। अब पैसा ही बहुत है, बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट है। हाँ वही ना। तो मैं उनको समझाता हूँ कि हमें जो चीज़ हाइपोथायराइड में जो हम मॉनिटर करते हैं आमतौर पे वो TSH होता है। बस आप वो करवा के आ जाए। फिर वो ये भी गिला करते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट भी महंगे हैं, आगे से आप लोग भी महंगे हैं, तो वो वाली बात है। इसलिए उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप खुद ना अपने पैसे ज़्यादा खर्च करके आ जाए, सिर्फ TSH करवाएं, और अगर फिजिशियन को और कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो लिख देगा आपको। अच्छा, ये तो आज पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो गया डॉक्टर साहब का कि आपको जरूरत नहीं सारे करवाने की, TSH आप करवाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल जो अनमोल है हमारा सरकारी सेटअप में है, आप वहाँ लग जाए परमानेंट वहाँ पे जाने आने का, तो फिर एक आप रेगुलर अपने टेस्ट वहाँ से करवाते रहे। अच्छा, बहुत मुनासिब रेट पे बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इससे बेस्ट क्या है जी, आपको एक और फ्री में मशवरा मिल गया बिल्कुल कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो टेस्ट, इवन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने बड़ी अच्छी लैब खोल दी है वहाँ पे, ये सामने वहाँ पे भी आपके टेस्ट अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपके पास फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसको अवेल करें। जिस तरह सर ने बताया अनमोल में जाइए, पंजाब कार्डियोलॉजी के बाहर हॉस्पिटल सबके टेस्ट बड़े अच्छे। अच्छा सर, एक होता है FNAC नीडल से जो उसका जो करते हैं, उसका अक्सर एक मिथ है कि ये बड़ा डेंजरस है। फरहान साहब, यहाँ मिथ्स की बहुत ज्यादा आ जाए ना, वो आप अपने एक प्रोग्राम शुरू करें, उसका नाम रखें मिथ तोड़ प्रोग्राम। देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे थायराइड में अक्सर कई लोग जब शीशे के आगे खड़े होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ को गिल्टी निकल आई है, थायराइड निड्यूल निकल आया है। अब वो डॉक्टर साहब के पास गया मरीज, उन्होंने उसका TSH करवाया, वो नॉर्मल आ गया। जूनियर लेवल डॉक्टर्स की बात कर, अच्छा उन्होंने कहा जी अब ठीक है, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए मैसेज दे रहा हूँ, डॉक्टर हमारे सुन रहे हैं, BHUs की और बाकी। बिल्कुल देखिए, थायराइड निड्यूल के अंदर जब TSH नॉर्मल हो तो आपने अल्ट्रासाउंड मस्ट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने उसको दवाई नहीं देनी, पर उसका अपना वर्कअप तो है ना, दैट कैन बी कैंसरस यार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में गिल्टी की डिटेल आ जाती है कि ये कोई कैंसरस है या ये बिनाइन है, यानी नॉन कैंसरस है। अल्ट्रासाउंड वाले ने शुबा दे दिया कि ये कैटेगरी 3 या 4, जैसे चोर होते हैं ना कैटेगरीज के, तो थायराइड निड्यूल्स भी उनकी भी कैटेगरीज होती है। तो कैटेगरी 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल आ गई, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो आप उसका FNAC एडवाइज करते हैं। जब हम मरीजों को कहते हैं कि सिरिंज से टेस्ट करना है, तो वो सोचते हैं, अक्सर लोग कहते हैं वो हमारे फलाने मरीज का कैंसर फैल गया था इस तरह से, हालांकि वो अपनी स्पीड से फैल रहा था, उसमें नीडल का कोई रोल नहीं होता। तो आप नीडल एस्पिरेशन करते हैं ये देखने के लिए कि जो अल्ट्रासाउंड पे शुबा आया क्या वो वाकई कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, 90% वो कैंसर नहीं होगा, ठीक है, 10% होगा, ठीक है। अगर वो कैंसरस हो या उसके अंदर बशकूक हो बहुत ज्यादा, तो फिर हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, और ये ट्रीटेबल कैंसर है, वेल इन टाइम ट्रीट करें, आप लटकाएं ना उसको, जब जरूरत पड़ गई FNAC करवाएं। 1.5 सेंटीमीटर से जितने बड़े नोड्यूल्स हैं उनकी आमतौर पे FNAC होनी चाहिए। और जब बहुत स्मॉल प्रोसीजर है, आप पैथोलॉजी लैब में जाते हैं या अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाते हैं, वो एक नीडल से सैंपल ले लेता है, ठीक है, वो सैंपल लैब में चला जाता है, 1-2 दिन वहाँ पेन रहती होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद वो सैंपल भी रिपोर्ट आ जाती है, उसके ऊपर आपको पता लग जाए, आपकी भी तसल्ली हो जाती है कि ये कैंसरस नहीं है, और अगर कैंसरस हो तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, ये है FNAC प्रोसीजर। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि जिनके अंदर ये नोड्यूल्स है और अगर FNAC रिकमेंडेड है तो ये मुश्किल प्रोसीजर नहीं है और ना ये हार्मफुल है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सर, ये चूँकि अब जनरल पब्लिक के लिए मैं बात करूँगा, हमारी पब्लिक के लिए
किसी को अगर ये फील होता है कि उसका ये स्वेल हो रहा है या निकल रहा है, तो व्हाट टू डू, वो कहाँ पे जाए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेना वो चाहे, सबसे पहले वो कंसल्टेंट फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाए। ठीक है, वो उसका वर्कअप करे, उसकी फाइनल एस्पिरेशन करनी है वो करे। ठीक है सर। उसके बाद अगर वो फील करते हैं कि सर्जरी होनी चाहिए तो सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दें। ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेंड और है हाँ जी, हमारे लोग जाते हैं सर्जरी पहले करवाते हैं। अब ये मेरी एक पेशेंट है, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, उसको किसी डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसको बीमारी थी नहीं ये वाली, ये सस्पिशियस नहीं थी, उसको कह दिया कि ये कैंसर बन जाएगा। अच्छा, नोड्यूल था, कैंसर बन जाएगा, ग्रेव डिजीज थी। वो चली गई हॉस्पिटल में, सर्जरी करवा के आ गई। अब वो सर्जरी की कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, अब उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और उसको बोला नहीं सही जा रहा और कैल्शियम कम हो गया वगैरह वगैरह। ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है सर्जरी की। जब पूरा थायराइड निकालते हैं ना तो कुछ उसके साथ कुछ वो भी एक्स्ट्रा चीजें भी निकल जाती हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी डैमेज हो जाती हैं, सम टाइम हो जाता है। तो ये यहाँ भी होता है, बाहर भी होता है ये सारा। तो एंड ऑफ द डे उसको जरूरत नहीं थी सर्जरी की। अगर सर्जरी की जरूरत होती बेशक करवाती और कॉम्प्लिकेशन भी ले लेती, लेकिन उसने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन पाल ली। तो इसलिए जहाँ सर्जरी की जरूरत नहीं है वहाँ ना करवाएं, और जहाँ जरूरत है जरूर करवाएं। मसलन अगर आपके सांस दबता है, आपको खाना निकलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, ठीक है, आपका जो गाइटर का साइज है वो बहुत ह्यूज है, ठीक है, पूरी नेक का खुपाई कर ली उसने, नजर आ रहा है विजिबल, वो पता चल रहा है कि सांस की नालियों को दबा रहा है, आपकी वेसल्स को दबा रहा है, या आपने एफएनएसी की है, उसके अंदर आपके कैंसर लीजन आ गए, अच्छा, देन सर्जरी इज मस्ट। ओके, फिर ना करवाना गलत है, फिर ना करवाना अपने साथ जुल्म। और अगर आपको इंडिकेटेड नहीं है तो करवाना भी ठीक नहीं फिर। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात है, सही, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जी। और ये फ्री में मशवरे मिल रहे हैं सर, फ्री में मिल बिल्कुल जनाब। एफएम सेहत ज़िंदगी आपके लिए लेके आता है ऐसे प्रोग्राम और ऐसे मुस्तनद डॉक्टर्स, जिस तरह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम जान रहे हैं आज थायराइड के हवाले से, और बड़ी ही इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं सर। अच्छा सर, फाइनली हमें बताइए, कोई मैसेज देंगे थायराइड के हवाले से, पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से, कि लोग कैसे इसको ट्रीट करें और किस तरह लोग इससे? बहुत अहम मैसेज ये है कि जब भी आपका वजन में कोई तब्दीली महसूस हो, जब भी आपको अननेसेसरी फटीग महसूस हो, जब आप इरिटेबल होना शुरू हो जाए, आपको या डिप्रेस होना शुरू हो जाए, इरिटेबल या डिप्रेस, ठीक है, या आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है या फिर आप सैड ज्यादा होना शुरू हो गए हैं कि यार लगता है दुनिया को मेरी खत्म होने वाली है, इस तरह की सोचे, मेंटल हेल्थ। हाँ, जब आपको इस तरह के मामले आने शुरू हो जाएगा, आपके पेट में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाए और आपके एनर्जी लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाए, कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाए, या एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाए, इन सारी सूरत हाल में, या फीमेल है प्रेगनेंसी है उनको, ये सारे लोग ऐसे हैं, इनको TSH फ्री T4 करवाना चाहिए। थायराइड का टेस्ट TSH करवा लें, बहुत है तो भी समझ आ जाएगी। ठीक है। एक और मैसेज यहाँ देना चाहता हूँ गायनी वाली जो सारी हमारी बहनें हैं, कि जब बेबी पैदा होता है तो नियोनेटल TSH भी कराना चाहिए। अच्छा, आई हैव सीन फ्यू केसेस के जहाँ पे बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म था लेकिन वो डिटेक्ट होने में लेट हो गया। अच्छा, यानी बच्चे को भी करवाना चाहिए। ओके, बच्चों में कद न बढ़ने की बहुत बड़ी वजह ये है। तो जब भी बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे होते, आपको अनयूजुअल लग रहे होते हैं, अनयूजुअल वेट गेन कर रहे हैं, उनका जरूर थायराइड का टेस्ट करवाएं। ठीक है, ये कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये बचपन से भी, एज से भी शुरू होती है, एज कोई नहीं है, एज रिलेटेड नहीं है कि 50 साल के बाद होना है। हाँ, बिल्कुल, तो किसी भी उम्र में हो सकता है। बिल्कुल, तो टेस्ट से पता लगेगा जरूर, और मुस्तरद टेस्ट करवाएं, जैसे मैंने सरकारी लिहाज बताई है। बिल्कुल ठीक, सरकारी लिहाज में तो फ्रांस का कमीशन भी कोई नहीं होता तो इसलिए बताने में रही कोई नहीं है। और वो उनकी मशीनरी जो होती है बाकी में भी नहीं होता यार, मैंने वैसे बात की है कि उनकी किसी को शक न पड़ जाए। नहीं, उनकी जो मशीनरी वगैरह होती है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। हाँ, मशीनरी अच्छी मशीनरी, इन मॉल के अंदर जो लैब्स की मशीनरी है वही है जो बाकी सारी स्टैंडर्ड लैब्स में है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल जी, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी से आप फ़ायदा उठाएं, आपके लिए, सबके लिए। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी जो कि ज़रूरी थी हमारे सुनने वाले और देखने वालों को। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ थे। वेल जी, अभी बढ़ेंगे हम एक ट्रैक की जानिब, जाते जाते